जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब आपने जिस तरीके से पूरी दुनिया को निरुत्तर किया, जो आपकी जुबान थी, सबसे ज्यादा चर्चा आपकी थी। देश की जब बात आएगी तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन लड़ने की बात आएगी तो जरूर ये कॉन्ट्रडिक्शन। तो हुमायूं कबीर की जो पॉलिटिक्स है, आपको लगता है कि ये पॉलिटिक्स मतलब सेकुलर पॉलिटिक्स के खिलाफ है? ये जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है ये तो एक एब्यूज्ड, एक्सप्लॉइटेड एक गाली बन चुका है। क्या भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, आप उनकी मदद कर रहे हैं? मुझे क्या करना है, भाड़ में जाए, आप जो बोलना है बोलिए, मुझे क्या करना है। पर आपको नहीं लगता? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, राष्ट्रवादी कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए, कर्नाटका में कांग्रेस के एमएलए बीजेपी ज्वाइन करके सरकार बना लिए, मध्य प्रदेश में हुआ तो इन सब ने मिलकर आसमान को अपने सर पे उठा लिया, अपने सरों पर उठा लिया। और जब हमारे 5 एमएलए आपने तोड़ लिए तो क्या वो गांधीयन वे ऑफ पॉलिटिक्स थी? अब बीजेपी वहां पर ग्रो हो रही है आपकी वजह से, और आप उंगली किसी और तरफ उठा रहे हैं। कितने एमपी थे बीजेपी का, इतने एमपी कैसे जीत के बीजेपी के, बताइए। मैं तो लड़ा भी नहीं, चलिए मैं हर इल्जाम कबूल कर लेता हूं, मगर ये तो बताओ कि भाई इतना बीजेपी स्ट्रांग कैसे होगी वहां पर। कांग्रेस की तरफ से तो आरोप लगाया जा रहा है कि डिप्लोमेसी मोदी की फेल है, नरेंद्र सरेंडर है, तमाम चीजें कही जा रही, बार बार कही जा रही। 2019 में ट्रंप ने कहा आप ईरान से तेल नहीं लेंगे, हमने कहा ओके। ट्रंप ने कहा वेनेजुएला से नहीं लेंगे, हमने कहा ओके। 2025 में ट्रंप ने कहा कि रशिया से नहीं लेंगे, हमने कहा ओके। फिर 26 में ट्रंप ने कहा कि ले लीजिए, हम बोले ओके। ये हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। मैंने मान लिया कि आप मोदी की जगह असदुद्दीन ओवैसी बैठे हुए हैं, तो क्या करते हो? मैं कभी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब ना देखता हूं ना बनना चाह रहा हूं। मैं जहां हूं वहां खुश हूं। मोदी को क्या सलाह है आपकी? अरे भाई आप कमजोर का साथ दीजिए, आप मजलूम का साथ दीजिए। और आर्गुमेंट क्या देते बीजेपी वाले कि नहीं इजराइल ने हमारी मदद की थी जब कारगिल हुआ था। इजराइल ने कोई दान का काम नहीं किया था, इजराइल ने पैसे लेके काम किए थे, कोई फ्री में काम थोड़ी किया था इजराइल ने। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर और अमर उजाला के पॉडकास्ट अनम्यूट भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अनम्यूट भारत में एक ऐसी हस्ती है, आज से कुछ साल पहले संसद में एक आवाज गूंजी थी और उस शख्स ने कहा था कि उसकी जुबान को आप पकड़ नहीं सकते। सत्ता पक्ष को एक अकेले सांसद की चुनौती थी। उनको मैं सियासत का बैरिस्टर भी कह सकता हूं, लेकिन क्या वो अपनी जो पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, उसके अध्यक्ष हैं? आप समझ गए होंगे, इतना ज्यादा परिचय देने की जरूरत पड़ती नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में ओवैसी साहब। और एक शेर है कि हमें सलीका नहीं है गलत बयानी का, हमारे मुंह में हमारी जुबान रहने दो। तो आपकी जुबान जब चलती है तो ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सरहद के पार भी जब चली तो सामने लोग निरुत्तर हो जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन अमर उजाला के इस अनम्यूट भारत पॉडकास्ट में मैं समझना चाहता हूं कि किस ओवैसी को हम लोग जाने। एक ओवैसी वो जो सरहद के पार भी बोलते हैं, सरहद के अंदर पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं लेकिन उसका बहुत असर होता है। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो उनकी जुबान दूसरी होती है। तो सलीकेदार तो आप हैं, लेकिन हर समय सही हैं आप या नहीं? मैं जैसा हूं वैसा हूं, ऐसा कोई मेरा कोई दोहरा चेहरा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं है, ना रहेगा। अब जैसा हूं मैं वैसा ही हूं। सवाल का जवाब देने का सलीका हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है और सच्चाई को बयान करने की कोशिश करते रहता हूँ। तो बस यही, ऐसा कोई वैसा नहीं है कि यहाँ पर एक दिखावा है वहाँ पर कुछ और है। जो अंदर है वो ज़बान पे आता है और कुछ नहीं। तो मैं समझना चाहता हूँ, आपसे मैं सच बताऊँ, क्योंकि मुझे याद है कि हैदराबाद में मैंने आपका एक बार लोकसभा चुनाव के समय साक्षात्कार किया था। तो उस समय चलते चलते आप चुनाव प्रचार में थे। उसके बाद लोग पूछ रहे थे कि ओवैसी जी कैसे हैं, ओवैसी क्या है, क्या फैक्टर है। खासतौर से जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब आपने जिस तरीके से पूरी दुनिया को निरुत्तर किया, जो आपकी जुबान थी, सबसे ज्यादा चर्चा आपकी थी या शशि थरूर साहब की थी? खास बात है दोनों ही सत्ताधारी दल से नहीं थे, लेकिन आपकी चर्चा
बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आप मुसलमानों के सबसे बड़े नेता के तौर पे सबसे ज़्यादा युवाओं के बीच में देखे जाते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान और तमाम मुल्कों को आपने जवाब दिया, वो अपने आप में था। लेकिन उसके बाद जब चुनाव होते हैं तो एक दूसरे ओवैसी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। देखिए, जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने जो बातचीत की और फिर उसके बाद जो एक ऑल पार्टी डेलीगेशन गया, तो वो तो चुनाव की ज़बान में तो नहीं बात कर सकते, वहाँ तो भारत की ज़बान में बात करना पड़ेगा। भारत जो एक विक्टिम रहा है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ग्रुप्स का, तो हमको तो भारत की बात करना पड़ेगा। अब भारत के अंदर जब चुनाव होते हैं तो जमहूरियत लोकशाही का तकाजा ये है कि हम अपने पार्टी के बारे में अपनी पार्टी को क्यों वोट दें और क्यों दूसरों को आप हराएं, वो ज़बान तो सब इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने समझता है कि ऐसा कोई इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पर मुल्क की बात आएगी तो वहाँ पर तो एक ही ज़बान में बोलना पड़ेगा। अब चुनाव का माहौल जब मुल्क के अंदर चुनाव होगा तो जाहिर है हर एक को अपना अपना पक्ष बोलिए या अपनी अपनी बात रखने का पूरा इख्तियार हासिल है। तो मुल्क की इंटीग्रिटी की बात आएगी तो उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। टेररिज्म से मुकाबला की बात आएगी तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे और होना भी चाहिए, यही जमहूरियत की खूबसूरती है, खासियत है और किसी हद तक उसकी कामयाबी की निशानी भी है। तो वैसे साहब, आप असम भी जाएंगे, आप पश्चिम बंगाल भी जाएंगे, खासतौर से इन दो राज्यों के चुनाव में ज़्यादा जाएंगे। आप बदरुद्दीन अजमल साहब के साथ भी दिखाई पड़ेंगे वहाँ पर। हुमायूं कबीर जो वहाँ पर एक बाबरी मस्जिद तामील करने जा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस से उनको निकाल दिया गया है, उनके साथ भी जाएंगे। तो यही मैं जो कंट्राडिक्शन विद कंट्राडिक्शन जो एक पर्सनैलिटी के भीतर आता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। कंट्राडिक्शन नहीं है। देखिए, देश की जब बात आएगी तो उसमें कंट्राडिक्शन नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन लड़ने की बात आएगी तो जरूर ये कंट्राडिक्शन। तो इसमें मैंने समझता कि कोई ताज्जुब करने की किसी को जरूरत है ना। जो जनता देख रही है वो भी सरप्राइज नहीं होगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि भारत की जनता में ये बात सबको पता है कि भाई जब देश की बात आएगी तो हमको एक होकर बोलने की जरूरत है, और सबने एक होकर बोला है। सिर्फ मेरी पार्टी का सवाल नहीं है या जनाब शशि थरूर साहब का नहीं, सबने एक होकर, क्योंकि उस ऑल पार्टी डेलीगेशन में कई अपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स को उसका चेयरमैन बनाया गया। तो जाहिर है वो हम सब का एक ही मकसद था कि हम भारत की तकलीफ को और भारत जो इतने सालों से उन तकालीफ को झेल रहा है उसका जिक्र करें। अब इलेक्शन हो रहे हैं तो जाहिर है हमारा अलायंस है हुमायूं कबीर साहब की पार्टी के साथ, और आसाम में मैं इलेक्शन हमारी पार्टी नहीं लड़ रही है। हमने फैसला लिया कि हम वहाँ पर जाकर AIDF मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेकर उनकी सपोर्ट करेंगे। तो हुमायूं कबीर की जो पॉलिटिक्स है, मतलब तृणमूल कांग्रेस जो खासतौर से सेकुलर पॉलिटिक्स की पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश में बहुत बड़ी पुरोधा ममता बनर्जी भी मानी जाती है, उन्होंने तक ने उनको पार्टी से निकाल दिया, लेकिन आप उनके साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। आपको लगता है कि ये पॉलिटिक्स मतलब सेकुलर पॉलिटिक्स के खिलाफ है? ये नहीं, ये सेकुलर वर्ड जो है ना, जो संविधान के प्रियम्बल में सेकुलरिज्म है उसको मानता हूँ। ये जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है ये तो एक अब्यूज्ड, एक्सप्लॉइटेड एक गाली बन चुका है। अब यही ममता बनर्जी 2004 में जब मैं पहली मरतबा MP बना था, बल्कि उससे पहले चले जाइए जब गुजरात का जेनोसाइड हो रहा था, किसकी सपोर्ट कर रहे थे ममता बनर्जी? बीजेपी की सपोर्ट कर रही थी। 2004 में जब MP बना, शायद 4 या 5 में उन्होंने, उस वक्त डिप्टी स्पीकर थे अकाली दल के, उनके पास जाकर उन्होंने एक 8-6-7 फाइल उनके टेबल पर फेंक दिया। और क्यों फेंका? कि घुसपैठी आ गए उसमें। तीसरी बात यह है कि हुमायूं कबीर साहब की सियासत सिर्फ मस्जिद नहीं है। हुमायूं कबीर साहब के साथ हम भी हैं। हमारी लड़ाई वहां पर एक लीडरशिप को डेवलप करने की है, और इतनी बड़ी तादाद में वहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी रहते हैं। उनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देख लीजिए आप, सबसे बुरे हैं। 29% की आबादी और 8% गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट में है। 2024 में
हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट ने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स को कैंसिल कर दिया। उसमें 3-3.5 लाख तो सिर्फ मुसलमानों के ओबीसी सर्टिफिकेट थे, अब उससे महरूम हो गए। अब हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट देख लीजिए किसका है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन किसके हैं, मुसलमानों के हैं। आप मालदा मुर्शिदाबाद जाइए, WHO के जो नॉर्म्स हैं उससे ज्यादा पानी में आर्सेनिक अंडरग्राउंड वाटर में। तो ये सब चीजें इश्यूज हैं, और हमारा मानना यह है कि जब लोकशाही जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती है, हम अपनी लीडरशिप बनाना चाह रहे हैं। कब तक अपर कास्ट कि हम गुलाम बनकर रहेंगे बंगाल की राजनीति में? तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं उनके साथ मिलकर। तो सिर्फ ये बोलना कि हुमायूं कबीर सिर्फ बाबरी मस्जिद की बात करें, भाई उन्होंने अपनी जमीन पर उस मस्जिद को बनाया है, कौन सा गुनाह किया है? जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या उस जमीन पर था जहां पर बाबरी मस्जिद? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक सिविल डिस्प्यूट था। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि नाम मत रखो? नहीं कहा ना। पर वो भावनात्मक मुद्दा नहीं, देखिए वो एक टाइटल डिस्प्यूट था, और जब जजमेंट आया मैंने खुद ये कहा था कि ये टाइटल डिस्प्यूट था। इसको आस्था की बुनियाद पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों से छीन लिया। और कैसे छीना कि भाई आप अपना पोजीशन नहीं दिखा रहे हैं। अरे कैसे दिखाएंगे पोजीशन हम लोग? कहां से दिखाएंगे जब आप हमारी मस्जिद में घुसकर रात के अंधेरे में बुज़दिलाना आपने हमला कर दिया? तो और हमने उस बात का खदशे का इजहार किया था, अप्रीहेंशन का, कि इस जजमेंट के बाद कई ऐसी चीजें खुल जाएंगी कि हमारी आस्था है। वो बदबख्ती की बात है कि मैं सच साबित हो रहा हूं। बहरहाल सिर्फ बंगाल की पॉलिटिक्स में वो एक मुद्दा नहीं है, कई मुद्दे हैं और उस पर हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब, जितना आप तीखा बोलते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी या अमित शाह किसी के खिलाफ बोलते हैं, तो हर बार चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, या जो तमाम दल आपके सहयोगी कई बार दिखाई पड़ते हैं, वो सब कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, आप उनकी मदद कर रहे हैं। मुझे क्या करना है? भाड़ में जाए, आप जो बोलना है बोलिए, मुझे क्या करना है? पर आपको नहीं लगता? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरी रात की नींद मुझे खराब होती? नहीं होती है। क्या मेरा दिन का चैन खराब होता है? नहीं होता है। क्या मुझे दिमाग में चलता है? नहीं चलता है। जितना आप गाली देंगे, जितना आप बोलेंगे, आपका मसला है, मैं क्या करूं? मुझे तो अपना जो काम करना मैं काम करूंगा। मेरी जिंदगी कब तक चलेगी मुझे नहीं मालूम। तो जब तक जिंदगी में जिंदा रहूंगा, सेहतमंद रहूंगा, अपना काम करते रहूंगा। अब हर एक के इल्जाम को मैं सुनकर बैठ जाऊंगा तो ये तो मुझसे होने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि इल्जाम हम पे लगाते हैं। ये बताइए 2019 जून जुलाई में अमित शाह ने यूएपीए कानून को और खराब कर दिया अमेंड करके। किसने सपोर्ट किया भाई? कांग्रेस ने सपोर्ट किया। किसने वॉकआउट किया? टीएमसी ने वॉकआउट किया। नहीं, सुन तो लीजिए। 2008 में चिदम्बरम, 9 में चिदम्बरम ने यूएपीए को बनाया कोटा को हटाकर। मैं यूपीए को सपोर्ट कर रहा था, तब भी उसके खिलाफ वोट दिया। इसको बोलते कंसिस्टेंसी। और आज जिन 2 बच्चों को बेल नहीं हुई, वही चिदम्बरम साहब के कानून पर और उमर खालिद का डेफिनेशन जो टेररिज्म का था, जिसका मैं अपोज किया था, मेरी स्पीच उठाकर देख लीजिए आप। फिर उस पर आप वो कानून आप बना रहे। स्टैन स्वामी 85 साल का एक बूढ़ा जिसको स्ट्रॉ नहीं मिला, जेल के अंदर मर गया। क्यों? यूएपीए उस पर था। ये आपका है। दूसरी बात, तमिलनाडु में इलेक्शन हम नहीं लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी ने फैसला किया कि हम डीएमके की सपोर्ट करेंगे। राजा साहब जो हमारे साथ उस वफ की कमेटी में थे, उन्होंने मुझसे बात की, शुक्रिया अदा किया। बल्कि स्टालिन साहब से मुझे फोन से बात कराया और था थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। वहां पे क्या हूं मैं? तेलंगाना में एक बाई इलेक्शन था जुबली हिल्स में, वहां पर हमने सपोर्ट की नवीन यादव की, वो कामयाब हो गया जब हम क्या थे। बिहार में राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, हमारे 5 एमएलए वोट दिए एडी सिंह साहब को, बड़ा बेहतरीन आदमी है वो। किसने वोट नहीं दिया उनको? किस वजह से हार गए? मेरी वजह से हारे।
यही तो हम बोल रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि हम चौधरी हैं सेकुलरिज्म के, और बीजेपी आरएसएस समझती है कि हम चौधरी हैं नेशनलिज्म के। मुझे आपकी दुकान, आपको मुबारक, मुझे आपकी दुकान पर आकर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम करता रहूंगा। अरे आप होते कौन है भाई? मुझे आप 3 बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, भारत की जनता ने उनको बनाया, आपने रोकने की क्या कोशिश की उनको? इंडी गठबंधन बनाया तो था नहीं, 3 मर्तबा सर। तो नहीं, एकजुट तो हुए थे। आप तो नाकाम हो गए ना। जब आप नाकाम हो रहे हैं तो आप दूध के धुले हुए हैं, और मैं महज भारत की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, उसमें यकीन बढ़ाने के लिए नौजवानों में, और अपनी लीडरशिप को बनाने की जब बात करता हूं तो आपको लगता है मैं गुनाह कर रहा हूं। तो ठीक है, आपको लगता है गुनाह, तो गुनाह से ही, मगर हम पूरे पुरजोर तरीके से उस गुनाह को करते रहेंगे। पर ओवैसी साहब, एक चीज, आप हैदराबाद में, मतलब मैंने खुद देखा हुआ है, हैदराबाद के अंदर भी AIMIM का आपकी सीट के आगे उस तरीके का बहुत प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। क्यों? अभी तो लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए, देख लीजिए आप। हाँ, नहीं देखा, लेकिन मतलब जो जिस तरीके से जितने- आपकी लोकप्रियता है, मैं नहीं। ओवैसी कल्ट है, मैं कह रहा हूँ नहीं, कि नहीं, ओवैसी नहीं, एक नहीं, कल्ट है। आपकी गलत फहमी है। नहीं, मैं देखता कोई हूँ कल्ट नहीं है, कोई कल्ट नहीं है। लेकिन जैसे आप हिंदी पट्टी में आते हैं, और मैं देखता हूं कि ओवैसी की अगर यूपी में भी जनसभा होती, बिहार में, सीमांचल में आपने कमाल किया, लगातार 2-2 चुनाव में किया। और सीमांचल का बात कर रहे हैं, किसने हमारे 4 MLA तोड़े थे? जी, ये सेकुलरिज्म था। आप बताइए, महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, राष्ट्रवादी कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए, कर्नाटका में कांग्रेस के MLA बीजेपी ज्वाइन करके सरकार बना लिए, मध्य प्रदेश में हुआ, तो इन सब ने मिलकर आसमान को अपने सर पे उठा लिया, अपने सरों पर उठा लिया। और जब हमारे 5 MLA आपने तोड़ लिए, तो क्या वो गांधीयन वे ऑफ पॉलिटिक्स थी? राजा हरिश्चंद्र वाली पॉलिटिक्स थी वो? पर आप भी तो नहीं रोक पाए उनको। हाँ, आप भी तो नहीं रोक पाए जीत पाए ना। जनता ने बता दिया उन लोगों को कि तुमने 4 को तोड़ा, मगर MIM से और ओवैसी से रिश्ता नहीं तोड़ सके। हम दोबारा जीते वहां पर, और बावजूद इसके कि आपने हमारे 4 विधायक को तोड़ा, फिर भी हमारी पार्टी ने उनको लेटर लिखा कि आओ अलायंस कर लो। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि NDA जीते, मगर आप अहंकार गुरूर में डूबे हुए थे। आप ये कह रहे थे हैदराबाद से तुम क्यों आ रहे यहाँ पर, इस तरह की वाहियात बातें की, मगर हमने दिखा दिया वहां पर। तो तेलंगाना में देखिए, हमारे 7 MLA हैं, 2 हमारे विधान परिषद में हमारे मेंबर हैं। हैदराबाद में हमारे 44 कॉर्पोरेटर जीते थे। अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ उसमें अच्छा खासा हमारा परफॉर्मेंस रहा। एक इस्टेब्लिश पार्टी है। महाराष्ट्र में अब चले जाइए, कितने कॉर्पोरेटर जीते कांग्रेस के, कितने जीते दूसरे पार्टीज के मुंबई में। औरंगाबाद में हमारे कितने जीते, 33-34 लीडर ऑपोजिशन हमारा है। आप चले जाइए धुलिया में, नांदेड़ में, मालेगांव में, कहां कहां बताऊं मैं आपको महाराष्ट्र में। तो हम अमरावती में, अकोला में, ये हमारा परफॉर्मेंस सामने है सबके। अब किसी को नजर नहीं आता तो हम क्या करेंगे? नहीं, पर वैसे सब यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि लगातार मैंने आपकी तमाम रैलीज देखी हैं, तमाम बड़े नेताओं की रैली, हम पत्रकार हैं, कवर मेरे जाहिर आपका काम है, करते रहते हैं, आपकी भी देखी। उसमें जिस तरीके से का युवाओं में, खासतौर से मुस्लिम जो यूथ है, उनका जो मैंने जोश देखा, जो उनमें खरोश देखा, वो वोटों में तब्दील होते हुए दिखाई पड़ता। तो आपको लगता है कि इसके पीछे आपकी विश्वसनीयता पर कहीं ना कहीं कोई संकट है, कहीं ट्रस्ट डेफिसिट है, कि आप नुकसान करेंगे सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स का, जो तमाम दूसरे दल, भाजपा विरोधी दल कहते हैं? नहीं, वो तो एक झूठा इल्जाम है। मगर ये जो नौजवान हमारे साथ आ चुका है, जो 2013 से हमारे साथ है, जो कल 2013-14 में 18 साल का था, आज वो 28-29 साल का हो चुका है, और लगातार MIM से जुड़ा हुआ है। अब हमको कामयाबी जरूर मिलेगी। यकीनन हमारी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में हमारे MLA विधायक कामयाब हो, उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब मैं 4 तारीख के दिन अहमदाबाद जा रहा हूँ। अहमदाबाद में हमारे 12 कॉर्पोरेटर जीते थे। आइंदा महीने वहां पर चुनाव है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कामयाब हो, और
होंगे एमएलएस भी कामयाब होंगे गुजरात से, उत्तर प्रदेश से इंशाल्लाह। पर वैसे साहब मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो अभी पॉलिटिक्स है उसमें साफ साफ दिखाई पड़ा कि बाई पोलर अभी दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस या लेफ्ट, उसमें उस तरीके से ताकत नहीं दिखाई पड़ी, सीधे सीधे। और अच्छा है हमारे लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ममता वो जो स्पेस का वैक्यूम पैदा हो चुका है कांग्रेस और लेफ्ट के वामपंथी लेफ्ट के छोड़ने से, वो हम ऑक्यूपाई करेंगे। नहीं, पर ममता और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई में अगर सेकुलर वोट करता है, और सेकुलर वोट की जब बात होती है तो ममता साहब सब मुस्लिम वोट करता है, तो भाजपा को फायदा होता है। आपको इख्तियार सवाल करने का, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, पिछले बार 77 जीते बीजेपी के, उससे पहले 5 साल में 4 जीते बीजेपी के। 4 से 77 कैसे हुए? मेरी वजह से हुए। कोई तो रीजन बता दीजिए ना आप लोग। भाई 4 से 77 का जिम्मेदार ओवैसी है, बताइए। अच्छा, कितने बीजेपी के एमपी थे? आप शायद बंगाल के बारे में आपको बताता हूं, जब वो जो एजिटेशन हुआ था जमीन का, क्या नाम था उसका? नंदीग्राम। मैं और अब्दुल वहाब साहब मुस्लिम लीग के, अभी भी राज्यसभा एमपी, हम दोनों गए वहां पर। दूसरे मुस्लिम एमपी को मनमोहन सिंह का नहीं जाना चाहिए क्योंकि लेफ्ट सपोर्ट कर रहा था यहां पर। हम लोग गए, एयरपोर्ट पे किसने आकर हमको रिसीव किया? शुभेंदु ने, जो तृणमूल एमएलए थे। हमको हाईवे से अंदर जाने के लिए बहुत बड़ी सवार थी, मोटरसाइकिल पर जाना पड़ा। हम पर बम बरसाए गए, कई जगह हमको छुप के बैठना पड़ा। हाँ, फिर वापस हम आए। ममता बनर्जी ने किसका शुक्र अदा किया? मेरा, अब्दुल वहाब का। जब हम क्या थे, यही तो हम बोल रहे हैं ना कि आप नहीं चाहते कि इलेक्शन लड़े। ये सब चीजें हैं। अब बीजेपी वहां पर ग्रो हो रही है आपकी वजह से, और आप उंगली किसी और तरफ उठा रहे हैं। कितने एमपी थे बीजेपी का? इतने एमपी कैसे जीत गए बीजेपी के, बताइए। मैं तो लड़ा भी नहीं, चलिए मैं हर इल्जाम कबूल कर लेता हूं, मगर ये तो बताओ कि भाई इतना बीजेपी स्ट्रांग कैसे होगी वहां पर? इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। तो वैसे आपके हिसाब से तृणमूल और बीजेपी में कौन ज्यादा खतरनाक या कौन ज्यादा बेहतर है पश्चिम बंगाल के लिए? देखिए, एक सिक्के के दो रुख हैं। एक सिक्के के दो रुख हैं, कोई फर्क नहीं है। दोनों भी नहीं चाहते कि मुसलमानों की एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक लीडरशिप डेवलप। ममता के इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं। ममता क्या चाहती है? ममता नहीं चाहती है चीजों को। वो तो सबसे बड़ा चेहरा है। चेहरा, अरे यही तो प्रॉब्लम है। जितने बड़े चेहरे थे वही तो डुबा दिए मुसलमानों को। कौन सा चेहरा है बताइए? एक ही बुनियादी सवाल है। 2024 में जब हाईकोर्ट का जजमेंट आया, 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें से 3-3.25 लाख तो सिर्फ मुसलमानों के थे। आपकी ईमानदारी पर सवाल उठता है, आपकी नीयत पर सवाल उठता है कि आपने जिन मुस्लिम कास्ट का रिप्रेजेंटेशन कबूल किया, सुबह में आपने दिया और शाम में आपने कहा कि दे आर बैकवर्ड क्लास। ड्यू डिलीजेंस आपने नहीं किया, कुछ नहीं किया, आपने मौका दिया। अच्छा, दूसरी बात, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन है, अहीर साहब एक्स एमपी चेयरमैन थे, उन्होंने बंगाल के ऐसे 30 या 25 मुस्लिम कास्ट को ये कहकर रिकमेंड कर दिया केंद्र सरकार को, निकाल दो इनको। कौन सा आपने क्या गड़बड़ किया आपने, बताइए। ये सिंबोलिज्म से हम लोग तंग आ चुके हैं। और हमारी पार्टी का मानना यह है कि अल्पसंख्यक समाज का, दलित का, ट्राइबल्स का, उसी वक्त उनसे जस्टिस, इंसाफ, उनको उनका हक मिलेगा जब वो अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएंगे। मतलब उसी समुदाय से बनाए, आपका कहने बिल्कुल बने। हाँ बिल्कुल, क्यों, बुरी बात क्या है? क्यों, महात्मा गांधी तो नहीं थे उस समुदाय से? और मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए, महात्मा गांधी की आप बात कर रहे हैं, तो फिर ये सब चीजें क्या हो रही हैं बताइए? ये सब चीजें महात्मा गांधी के बाद, मैं ओवैसी जी की बात करता हूँ। हाँ, मेरी बात करिए। ओवैसी जी हैदराबाद से सांसद हैं, वहां से उनके 7 विधायक जाते हैं। आपका सिक्का चलता है, चार मीनार के आसपास जब जाइए, वहां पर तमाम हिंदू भी हैं। जो आपका हॉस्पिटल है, तमाम चीजें वहां पर, मैंने सारे हिंदुओं को भी देखा। तो आप हिंदुओं के रहनुमा वैसे नहीं है, लेकिन अगर वहां के क्षेत्र रहनुमा करते हैं तो उनके कामों में क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, आपको लगता है कि बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई, दलित भाई,
ट्राइबल भाई हम वोट नहीं देते हैं, बिल्कुल देते हैं। एक पारधी कम्युनिटी है ट्राइबल, जिस इलाके में रहते हैं वो हाईली कम्युनल एरिया था, आज वहां पर 50% वोट हमको मिलते हैं। बल्कि बंगाली कारीगर हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो सोने के कारीगर का काम करते हैं, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी, हमको वोट देते हैं। काम की बुनियाद पे देते हैं ना। वही मैं कह रहा हूं, तो फिर वहां पर समुदाय होना क्यों जरूरी है, कम्युनिटी होना क्यों जरूरी है? नहीं, देखिए, MIM पार्टी जब हमारे MLA कॉर्पोरेटर काम करते हैं तो कोई पूछता नहीं है। हमारा पार्टी का ऑफिस है, लोग आते हैं, यहाँ भी आते हैं, तो हम पूछते हैं क्या भाई तुम्हारा कौन समुदाय है, तो आइए, हो सकता लेटर लिखिए, फोन कर दो, बोले फोन कर देते हैं, काम होता है। लीडरशिप की जो हम बात आपसे कर रहे हैं वो जरूरी है इस समाज के लिए। और भारत की राजनीति की तल्ख हकीकत है कि जिसका नेता नहीं होगा उसको कोई पूछेगा नहीं। और आज की सच्चाई यह है कि भारत के पार्लियामेंट में OBC जो MPs हैं वो अपर कास्ट के बराबर हो चुके हैं। और दूसरी हकीकत यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज मुसलमानों को अपना कैंडिडेट बनाने से या कतराती हैं या उनको कम टिकट देती हैं। बीजेपी तो ओपनली बोल दी कि हम टिकट नहीं देते, हमको आपके वोट की जरूरत भी नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप एक स्टडी करेंगे भारत की पार्लियामेंट में एक 4% MPs हैं, पूरे 4% मुस्लिम MPs हैं, सिर्फ 2 ऐसे हैं जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 10%, 12% मुसलमान हो। एक हमारे अंसारी साहब हैं गाजीपुर के, और दूसरे हैं दूसरे हैं मुस्लिम लीग के हैं, मगर B फॉर्म पर DMK से जीते तमिलनाडु से। बाकी तो हम लोग 30% के ऊपर जीत के आ रहे हैं ना। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का क्या इसमें हिस्सा है बताइए आप। इमरान मसूद की बात ले लीजिए, वो तो अकेले खड़ा हो जाए 2 लाख वोट ले ले, वो आपका क्या रोल रहा उसमें बताइए। तो ये सब चीज हकीकत सच्चाई है, हकीकत है। नहीं, पर मैं एक चीज, जब आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती है, AIMIM क्या किसी हिंदू के बिल्कुल को देती है? अरे बिल्कुल दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं। तो ऐसे तो भाजपा ने भी सिंबॉलिक दिए नहीं, देते ही नहीं सिंबॉलिक। कहां देते हैं, कहां देते हैं? शाहनवाज को कहां दे रहे हैं? उनको मोहब्बत से मामू बोलते, मामू को कहां दे रहे हैं? मामू को सब दिखाने के लिए रख दिए हैं। मामू से इफ्तार पार्टी में आ जाते हैं, या पे अगर मामू कुछ बोलना है तो चलिए टीवी चैनल पे। अब उनको इस्तेमाल ही कहां कर रहे हैं मामू को? मामू अब तो बेचारे वो MLC भी नहीं है, शायद अभी MLC भी नहीं है वो, तो बीजेपी देती नहीं है। अच्छा, वैसे सब थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हैं, थोड़ा सा इस पे आते हैं। अभी ये जो ईरान इसराइल युद्ध चल रहा है, ये तमाम जो समस्याएं चल रही, चूंकि ये सवाल आपसे इसलिए भी पूछ सकता हूँ क्योंकि जब विदेशी मसलों पर आपकी ज़रूरत पड़ती है और आपको हर मसले पर हमने बोलते सुना है, इस डिप्लोमेसी को आप कैसे देखेंगे? चूंकि सीधे सीधे कांग्रेस की तरफ से तो आरोप लगाया जा रहा है कि डिप्लोमेसी मोदी की फेल है, नरेंद्र सरेंडर है, तमाम चीज़ें कही जा रही, बार बार कही जा रही। अभी आप कैसे देखते हैं पूरे ताजा हालात? देखिए, हमने हमारी जो फॉरेन पॉलिसी 70-80 साल की थी कि हम नॉन अलाइन बोलिए या हम सबके साथ रहेंगे, उसको बीजेपी जो भी बीजेपी ने उसको बिल्कुल कमजोर करके रख दिया। मुझे अब तक ये बात समझ में नहीं आई कि जब सारी दुनिया ये जान चुकी थी कि अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पर 200 उनके फाइटर जेट्स होते हैं, उनके तमाम फौज उस खित्ते में वहां पर जमा हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री इजराइल चले गए। और उस वक्त गए जब ये हो रहा था अमेरिका की तरफ तैयारी, और जब जेनोसाइड फलस्तीनियों का हुआ, अब वहां पर चले गए। और नेसेट में जाकर प्रधानमंत्री ने बड़े ही ऑब्जेक्शनेबल और बड़े ही यानी इस तरह की बात कह दी कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। कैसे खड़े हो सकते इजराइल के साथ हम, जिसने 5 लाख लोगों को बेघर कर दिया, 70,000 तो आइडेंटिफाइड लोगों की मौत हुई है, 1.5 लाख तो अभी मिसिंग है। और फिर प्रधानमंत्री के निकलने के 2 दिन के बाद वहां पर हमला शुरू होगा ईरान पर।
और फिर ईरान पर हमला शुरू हुआ तो हम 5 दिन तक सन्नाटा था। पहला वार हुआ, 165 स्कूल के बच्चे और बच्चियां मारे गए, हमने कुछ नहीं कहा। फिर ईरान के जो रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर थे खामनेई साहब, और उनकी फैमिली को खत्म कर दिया गया, हम कुछ नहीं बोले। 5 दिन के बाद हम ईरान के एम्बेसी जाकर हम कंडोलेंस देते हैं। उन बच्चे जो मर गए उन पर हम कंडेम नहीं करते। भारत की दावत पर ईरान के 3 फ्रिगेट विशाखापट्टनम को आते हैं, मार्च में हिस्सा लेते हैं। एक फ्रिगेट भारत के वाटर से श्रीलंका के करीब चले गई तो अमेरिका की सबमरीन टॉर्पीडो मारकर, भाई आपकी हमारी दावत पर आए थे ना। आज तक क्या इंडियन नेवी ने कंडेमनेशन छोड़िए, कंडोलेंस दिया क्या? क्या है ये फॉरेन पॉलिसी हमारी? चौथी बात, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया, हम यूएस का नाम भी नहीं लेते, इजराइल का नाम भी नहीं लेते। जंग शुरू कैसे हुई? इन्होंने हमला किया ना, यूएस, डोनाल्ड ट्रंप ने, और एक जेनोसाइड। आपका मानना है कि सीधे सीधे भारत को स्टैंड लेना चाहिए? सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने, जेनोसाइडल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने हमला किया, आप कंडेम तो कर देते, उस हमले को कंडेम करते। नुकसान किसको हो रहा बताइए? भारत को हो रहा है ना, पूरे एशिया को नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल अगर आता है भारत का, चाइना का, जापान का, साउथ कोरिया का आता है। एलपीजी, एलएनजी, गेल है, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम है, ये सब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किससे? खतर से। और उनके उस फारस पे वहां पे हमला हो गया। नुकसान किसका हो रहा है बताइए? भारत का हो रहा है ना। पर इसमें इंडिया क्या रोल निभा सकता है? अरे आप इजराइल से भी, आप कतर से, कतर के ऊपर ईरान आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कतर हो, चाहे आप दुबई हो, सब जगह पर वो मिसाइलें फेंक रहा है। और भारत को तो इस समय जो आप नॉन अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपसे, हमारा मल्टी अलाइनमेंट कहां चले गया? छोड़ी नॉन अलाइनमेंट, ये बीजेपी बोलते हैं मल्टी अलाइनमेंट। मल्टी अलाइनमेंट कहां गया? अगर हम एक स्टैंड लेते कि जो इजराइल और अमेरिका ने किया गलत है, इस प्रधानमंत्री का रुतबा बढ़ जाता उसमें, उनका और वेट बढ़ जाता, क्योंकि भाई ये 130 करोड़ जनता का वो प्रधानमंत्री है। दुनिया की 4वीं 5वीं सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारे पास है, बावजूद इसके बहुत ज्यादा गरीब है, किसान खुदकुशी करता है, नौजवान का मुकद्दर बेरोजगार हो चुका है, मगर फिर भी एक वेट है भारत। 1 करोड़ हमारे नागरिक वहां पर काम करते हैं। हम तक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते थे ना उसमें, उसको रोकने के लिए, समझाने के लिए। हम क्यों नहीं बोलते ट्रंप को, भैया तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो? ट्रंप का क्या नुकसान हो रहा है बताइए? ट्रंप का क्या नुकसान हो रहा है? नेतन्याहू का क्या नुकसान? नेतन्याहू तो अपनी करप्शन ट्रायल को, अपने आप को बचाने के लिए और जेनोसाइड को व्हाइट वॉश करने के लिए सब तमाशे कर रहा है। नहीं, पर वैसे साहब मैं अभी तक एक चीज नहीं समझ पाया हूं। नहीं समझ नहीं, देखिए भारत अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के तहत बहुत कुछ कर सकता था वहां। क्या? जैसे आप बताइए। आप मैंने मान लिया कि आप मोदी की जगह सूद दिनों वैसे ही बैठे हुए हैं, तो देखिए क्या करते हो? मैं कभी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब ना देखता हूं, ना बनना चाह रहा हूं। मैं जहां हूं वहां खुश हूं, मगर बहैसियत प्रधानमंत्री आप उनको पूछ सकते थे कि भाई आप क्यों कर रहे हैं, बंद करिए तमाशा। ये हमारे फर्टिलाइजर को नुकसान हो रहा है, हमारे यूरिया को नुकसान हो रहा है। बॉम्बे के पोर्ट पे जाइए, रमजान में हजारों टन फ्रूट्स जाते थे महाराष्ट्र से, वो फ्रूट सड़ रहा है। बासमती चावल लगा था ईरान को, इराक को, नहीं जा सक रहा है। क्यों नहीं हम बोलते इनको कि भाई ये मत करिए, आप ये क्या कर रहे हैं, आप बंद करिए। ये कौन सी बात है? $120 मिलियन का हमने छाबार पोर्ट बनाया और हम छोड़ दिया उसको। अब वहां पे चाइना जाके बैठेगा और चाइना सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान में घुसेगा। और छाबार और ग्वादर पोर्ट में ज्यादा फर्क नहीं है। $120 मिलियन हमने देकर छोड़ दिया। क्यों ये छोड़ दिया? अभी बिल्कुल छोड़ दिया आपने, बिल्कुल छोड़ दिया। जो इस समय वैसे, अरे भाई साहब बिल्कुल छोड़ दिया हमने। 2000 ऐसा कोई स्टैंड नहीं है, बिल्कुल छोड़ दिया। 2019 में ट्रंप ने कहा आप ईरान से तेल नहीं लेंगे, हमने कहा ओके। ट्रंप ने कहा वेनेजुएला से नहीं लेंगे, हमने कहा ओके।
2025 में ट्रंप ने कहा कि रशिया से नहीं लेंगे, हमने कहा ओके। फिर 26 में ट्रंप ने कहा कि ले लीजिए, हम बोले ओके। ये हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। पर मेरे ख्याल से कुछ बोला ही नहीं भारत सरकार ने, जो करना था वो करते रहे। क्या करते रहे? नहीं, आप उसने कहा रशिया से नहीं, ट्रंप ने कहा मत लीजिए, हम नहीं ले रहे थे। सर, यूको बैंक में 60,000 करोड़ जो ईरान से ऑयल लेते थे हम, वो रुपीस को डिपॉजिट करते थे। ईरान पैसे नहीं लेगा, ईरान भारत से सामान खरीदता था। अरे हम वेनेजुएला थोड़ी है। तो इस मामले में मतलब ओवैसी साहब का और राहुल गांधी का स्टैंड एक है कि मतलब जो है। नहीं, देखिए, आप मुझे किसी एक पार्टी से कंपेयर मत करिए। ये हमारी पार्टी का स्टैंड है जो मैं बात कर रहा हूं जी। बोल सकते थे आप। ट्रंप आपको बोल रहा है, आप सुनते जा रहे हैं। ये बताइए क्या है, कैसे होगा? हम हमेशा पैलेस्टीनियंस की ताईद में थे। अब हमने उसको वहां जाकर हमने भूल गए। प्रधानमंत्री वहां पर बात भी नहीं किए। खत बोले गाजा प्लान। अरे गाजा प्लान क्या है भाई? गाजा प्लान, गाजा बाकी रहा तो गाजा होगा ना। आप 7 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। टेंटों पर बमबारी करता है इजराइल। कोशिश ये त्रासदी पूरी दुनिया देख रही, बहुत अजीब सी स्थिति बनी हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई। लेकिन ये थोड़ा सा सवाल आप लोगों पर भी उठता है, खास तौर से मतलब जो इस पूरे भारत सरकार के रुख पर जो सवाल उठाते हैं, विपक्ष का काम है उठाना चाहिए। लेकिन जिस समय इजराइल पर जब हमला हुआ, जब हमास ने किया, उस समय ये प्रतिक्रिया नहीं दिखाई पड़ी। सर, आप नहीं चली गई थी। नहीं, ये बताइए, ये 7 अक्टूबर पहली मर्तबा हुआ क्या? 1948 का नकबा किसने किया था? जो फिर इतिहास में जाएंगे? नहीं, इतिहास में नहीं जा सकते आप। 1948 का नकबा किसने किया था? कौन ऑस्लो एग्रीमेंट किया था? कैंप डेविड किसने बात की थी? और यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस के खिलाफ में आप अपने, अगर हमास ने किया, जब आप ईरान में बैठकर हमास के लीडर को मार सकते हैं, तो आप 70,000 लोगों को मार देंगे। आप 8 लाख लोगों को बेघर कर देंगे। आप मासूम बच्चे के पैरों में सिगरेट जलाकर उसके बाप से कन्फेशन लिखाएंगे। आप किसी फलस्तीनी के जिस्म के प्राइवेट पार्ट्स को रस्सी से बनकर घसीटेंगे। उससे सब अनफॉर्चुनेटली ये तस्वीरें नहीं, बहुत दोनों तरफ दिखाई पड़ी। उस समय कोई नहीं है, इसमें मानवता नहीं, बिल्कुल गलत। जिस लेडी सोल्जर की आई थी इजरायली फोटो, जिसके बाद ये सारी चीजें हुई थी। आप एक बात बताइए, जो प्रोपेगेंडा किया गया था, बच्चों के, बेबीज के बिहेडिंग हुआ, रेप हुआ, कहां है? सब झूठ साबित हो गया ना। सब झूठ साबित। वो तस्वीर आपको याद है? सब झूठ साबित। वो तस्वीर वैसे साहब को याद है, जो महिला सोल्जर जिसके ऊपर बैठ के हमास के जो आतंकवादी वहां पर बैठ के उसको घूम रहे हैं और उसको नग्न कर रहे हैं, वो ध्यान है आपको? देखिए, आपको मालूम कितने लोग मारे गए? नहीं, मैं तो कह रहा हूं बहुत दुर्भाग्य। आपको मैं बता रहा हूं, ऐसे लोग भी मारे गए उसमें जिसको इजराइल ने एक्सटर्मिनेट कर दिया, उनको जला ही दिया मार के। लाशों का पता ही नहीं चल सका। हम ये बोल रहे हैं कि भाई, आप इस मसले को हल क्यों नहीं करना चाहते? आप इस मसले को हल क्यों नहीं करना चाहते? और आपको मालूम, ये एक वाहिद कंट्री है, अगर किसी फलस्तीनी को सजा हो गई 10 साल की या लाइफ हो गई, अगर वो जेल में मर जाता है तो लाश नहीं दी जाती उसकी। बोलने उसकी 8 साल सजा है या लाइफ है, लाश वहीं रहेंगी हमारी। इतना डिस्क्रिमिनेटरी रेसिस्ट स्टेट दुनिया के किसी कोने में भी नहीं है। मोदी को क्या सलाह है अब आपके, एक भारतीय होने के नाते, एक सांसद होने के नाते, अब आपको क्या लगता है? क्या? अरे भाई, आप कमजोर का साथ दीजिए, आप मजलूम का साथ दीजिए। और आर्गुमेंट क्या देते बीजेपी वाले कि नहीं, इजराइल ने हमारी मदद की थी जब कारगिल हुआ था। इजराइल ने कोई दान का काम नहीं किया था, इजराइल ने पैसे लेके काम किए थे। फ्री में काम थोड़ी किया था इजराइल ने। तो कश्मीर पे हमारे साथ रहे से ईरान और फिलिस्तीन हमारे साथ नहीं रहे उस तरीके से। क्या बात कर रहे हैं आप? ईरान हमेशा कश्मीर को भारत का अटूट हिस्सा माना है। पहले मानता रहा, नहीं, बिल्कुल माना है। ईरान ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स UNHRC में, ईरान तो पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया हमारे। हाँ, लेकिन बाद में स्टैंड चेंज हुआ ना। कोई चेंज नहीं है। वो उनका जो
बोलना कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल लीडर का कोई बोले स्टेटमेंट है उनका, उसका इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर उनका जो प्रेसिडेंट है, उनकी गवर्नमेंट है, आपको क्या है इजराइल से, बताइए क्या मिलने वाला है आपको सिवाय बदनाम की और कुछ नहीं है। चलिए, मैं फिर अब फिर से वापस भारत आता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे बात करूंगा तो समय का पता नहीं चलेगा, हमेशा ऐसा होता है। अपने आप को असदुद्दीन ओवैसी कम्युनिटी लीडर मानते हैं या रिफॉर्मर मानते हैं? नहीं, लीडर नहीं मानता हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ कि इतने बड़े दावे क्यों करूँ, रिफॉर्मर, बिकम ए लीडर, सब अपना काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे सीए मुद्दा होता है, हिजाब जैसा मुद्दा होता है, मैं ओवैसी साहब को बहुत मुखर दिखाई पड़ता है, लेकिन जब पसमानदा मुसलमान महिलाओं के अधिकारों की बात होती है और मदरसा सुधार जैसे मुद्दे होते हैं, उस पर क्या आपको लगता है कि यही तो मेरे इंटरव्यू का आगाज तो यही था बंगाल के ऊपर। नहीं, यही तो जुमले से किया था मैंने कि पास देखिए कब तक अपर कास्ट की लीडरशिप रहेगी बंगाल में। मैंने कहा कि 5 लाख में 3.5 लाख ओबीसी मुसलमानों के सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए, यही तो मैंने आपसे बात की थी। मदरसा रिफॉर्म, मदरसा देखिए, मदरसा जो है ना, वो एक थियोलॉजिकल सेंटर है, वो रिलीजियस स्कॉलर बनाए जाते हैं। अब आप बोलेंगे वहां पर आप उसको साइंटिस्ट बना रहे, भाई साइंटिस्ट के स्कूल अलग है, कॉलेज अलग है, मरे तो मदरसा है ना। हाँ, यकीनन ऐसे कोई मदरसे से आलिम बने हैं जो साइंटिस्ट भी बने, जो लॉयर भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, मगर मदरसा है, मदरसा हो रहा है। मदरसा उनको राइट है आर्टिकल 29 और 30 में कि वो मदरसा बनाए, खोलें, चलाएं उसको। और अगर मैं ओवैसी साहब से पूछूं कि मौजूदा परिस्थितियों में उनको अपने अलावा, अपना नाम न लेते हुए, कौन ऐसा व्यक्ति लगता है जो सबसे उपयुक्त हो सकता है, जो देश में सरकार बना सके, जो देश का वजीर आजम बन सके? जनता तय करेगी, मैं कौन होता हूँ? नहीं, फिर भी मतलब आपकी नहीं, मैं कौन होता हूँ किसी को? हाँ, हम ये चाहेंगे कि 29 में दोबारा बीजेपी जीत करना है, ये हमारी कोशिश होगी। राहुल गांधी ओके हैं? अरे मैं कौन होता हूं भाई, जनता तय करेगी। 3 मर्तबा तो आप रोक नहीं पाए। 14 का चुनाव हार गए, 19 का हार गए, 24 का हार गए। अब भारत की जनता तय करेगी, और हमारी तो कोशिश होगी कि बीजेपी को रोका जाए, और उसके लिए हम काम करेंगे और कर भी रहे हैं। तो ओवैसी साहब, ऐसा क्या है कि आप इतना पुरजोर विरोध करते हैं, आपकी फॉलोइंग सब जानते हैं, बहुत है, लेकिन तब भी जो पूरे जो सो कॉल्ड सेकुलर दल हैं, वो आपसे हर समय एंड टाइम पे दूरी बना लेते हैं, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे असम हो? ऐसा क्या है, उन्हें ओवैसी से दिक्कत क्या है? मुझे प्रॉब्लम नहीं है, उनका फैसला है। मैं कोई तड़प तो नहीं रहा हूं, वो नहीं जहाँ आना चाह रहे, मत आइए। अब लोग, हम आसाम जाकर बदरुद्दीन भाई की मदद कर रहे हैं, वहां भी लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं। अब आपके पार्टी के पूरे भाग गए, आपका एक एमपी रिजाइन करके चला गया, सब चले गए, आपका जो प्रेसिडेंट था वो भाग गया। आपको मालूम 370 का जब बिल लाए थे, चीफ विप था कांग्रेस पार्टी का, वो चला गया बीजेपी। चीफ विप, आप तो पार्लियामेंट का और करते थे, अब चीफ विप का पोजीशन आप जानते हैं, बीजेपी ने उसी को उठा लिया शतरंज के खेल में। अब उसका जिम्मेदार कौन है बताइए? ये तो इन लोगों को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है ना, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, चूंकि असम की जब बात होती तो वहां पर एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, हिमंतो बिश्व शर्मा, जो लगभग योगी आदित्यनाथ की भाषा बोलते हैं, और माना जाता है कि मतलब जो है मोदी से भी ज्यादा कट्टर पॉलिटिक्स करते हैं। तो वो ओके हैं आपको, मतलब वहां पर? मैं तो सबसे ज्यादा उनका मुखालिफत कर रहा हूं। जब उन्होंने कहा था कि अगर मियाँ ऑटो ड्राइवर है तो 2 रुपए कम दो, तो मैंने ही कहा था कि 2 रुपए मुझसे ले लो, आप क्यों इतना गिर रहे हैं? आप तो एक वहां के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, संविधान के ऊपर आपने ओथ लिया है बाबा साहब अम्बेडकर के, और उन्होंने जो वीडियो बनाया गोली मारने का, हम उसका पोस्ट किए। ओके का सवाल ही नहीं है भाई। निशाने पे कौन है? मुसलमान है ना। किसका घर टूट रहा है? मुसलमान का घर टूट रहा है। एनकाउंटर, फॉल्स एनकाउंटर किसका? मुसलमान का हो रहा है। जेल में किसको ले आके डाला जा रहा है? किसकी मस्जिद के सामने आकर डीजे से गाना बजाकर लोग नाचते हैं? कौन है? सब मुसलमानों पे तो हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कह दिया कि उनकी बेटी की दोस्त थी, उसको घर नहीं मिला क्योंकि मुसलमान है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज को कहना पड़ा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में नमाज पढ़ते तो क्या आप दूसरे प्राइवेट प्रॉपर्टी में किसी को आप रोक सकेंगे जो दूसरे रिलीजन के हो?
ये तो सब चीजें सामने हो रही है ना हमारे, इसके ऊपर कौन क्या बोलेगा। एक्सट्रीमिज्म की हम बात करते हैं, एक्सट्रीमिज्म नहीं तो क्या है बताइए आप। ये तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म है ये तो। ओवैसी साहब, बस आखिरी में बस 2 सवाल। पहला सवाल एक छोटा सा ही है कि क्या ओवैसी साहब को कभी ऐसा लगता है कि वो जो मुसलमानों के मसले हैं उस पर वो बात करते रहते हैं, और मुसलमानों के तमाम कुछ ऐसे जातीय मुद्दे जहां पर उनको रिफॉर्म की जरूरत महसूस होती है, या उनको लगता है कि यहाँ पर ये गलत किया गया, तो वहां पर वो आवाज उठा पाए हो किसी बात में? गलत है तो गलत बोलेंगे हम, मतलब एक ऐसा नहीं। बताइए। प्रॉब्लम यह है ना कि मीडिया हमारे भाषणों को सिर्फ जो उनको लगता है जिससे उनको फायदा होता है, टीआरपी बोलिए या सेंसेशनलाइज करना, ऐसा लग रहा मैंने ऐसा कुछ आपसे नहीं बात नहीं करने की कोशिश की। आपकी बिरादरी ऐसा करती है, मैं आप जाती तौर पर आपसे तो नहीं कह रहा हूं, मगर मेरे हर भाषण में मैंने मुस्लिम महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात की है, सोशल इवल्स की बात की है मैंने, चाहे वो जहेज की लानत हो, चाहे वो अपनी वाइफ से, महिलाओं से अच्छा सलूक करने की बात हो, हमेशा किया है मैंने और करता भी हूं। कई जगह पर तो लोग मुझसे थोड़ा नाराज भी हो जाते। मैंने उनसे कहा कि इस्लाम में जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं उसमें तो बीवी की जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी सास ससुर की खिदमत करे, बिल्कुल नहीं है। बल्कि यहां तक मैंने कहा बीवी की जिम्मेदारी भी नहीं है कि खाना पका के खिलाए। बीवी की जिम्मेदारी यह है कि शौहर की जिम्मेदारी है उसको मेंटेन करे। बीवी अगर कमाती है तो जरूरत नहीं है उसको शेयर करने की। ये सब बातें हम करते हैं, बोलते हैं, क्योंकि ये सोशल इवल्स है सोसाइटी में, सो कौन इनकार कर रहा है। सामाजिक मुद्दों पे आप मुखर हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पावर की बात है, क्या एआईएमआईएम की अध्यक्ष कोई महिला हो सकती है भविष्य में? क्यों नहीं हो सकती? हमारे संविधान में अध्यक्ष का पोस्ट है, अब उसमें कोई जेंडर तो नहीं है लिखा हुआ कि जेंडर का होगा, पार्टी तय करेगी, होगा तो होगा। तो ऐसा लगता है ओवैसी साहब को कि इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान चेहरा घोषित करके बन सकता है? क्योंकि देखिए पॉलिटिकल तमाम चीजें होती, मधु गौड़ा भी यहाँ पर सीएम बन जाते हैं, आप देवगौड़ा जी को भी हमने सीएम बनते हुए, पीएम बनते हुए देखा है। लेकिन क्या एक मुस्लिम चेहरा कि जैसे ओवैसी साहब हों, जैसे आप तो कह रहे हैं आपको नहीं बनना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके समय, आपकी लाइफ टाइम में कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकता है? मेरा एक ख्वाब है, मेरी एक कोशिश है, मेरी एक उम्मीद है, मेरी जुस्तजू है कि मेरी जिंदगी में हो गया तो बहुत अच्छा है, कम से कम मेरी जिंदगी की बात हो जाए कि इस देश में एक मुस्लिम महिला हिजाब पहनकर इस देश की प्रधानमंत्री बने। और हो सकता है। हमारा हिजाब पहनना क्यों जरूरी है? अरे उसमें बुरी बात क्या है? क्यों नहीं पहन सकती? जब यमन की एक महिला हिजाब पहनकर नोबेल पीस प्राइज दे सकती है तो उसमें गलत क्या है? अगर कोई अपने रिलीजन को मानता है या उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो बुरी बात नहीं है। और हमारी पार्टी में कई ऐसे मुस्लिम महिला भी हैं जो नहीं पहनते, हम क्या उनको बोलते आप मेरे सामने मत आओ, जब तक आप, हम भाई अब कुरान में अल्लाह ने कह दिया ला इखरा फिद्दीन के कंपल्शन नहीं है रिलीजन में। मगर हमारी कोशिश है, हमारी ख्वाब है, हमारी जुस्तजू है, देखे क्या होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब हमसे खुलकर बात करने। तो सुना आपने कि जैसे वो बेलाग बेलौस और तर्कों के साथ में बात करते हैं, जो उनके अपने कन्विक्शन उसके साथ उन्होंने बात की। तो देखते रहिए आप अमर उजाला। बहुत बहुत धन्यवाद।